अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। आज हम पढ़ेंगे लर्निंग थेरीज़ के बारे में। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है लर्निंग थेरीज़ की। सो लर्निंग थेरीज़ आर गाइड फॉर टीचर्स, इम्प्रूव टीचिंग मेथड्स, अंडरस्टैंड स्टूडेंट बिहेवियर, मेक लर्निंग इफेक्टिव, फाउंडेशन ऑफ न्यू मेथड्स, हेल्प इन असेसमेंट, सपोर्ट लाइफ लॉन्ग लर्निंग। यानी लर्निंग थेरी जब हम लोग पढ़ लेते हैं या हम जब इससे प्रॉपर अवेयर हो जाते हैं तो इससे हमें हेल्प मिलती है एज अ टीचर कि हम स्टूडेंट को अंडरस्टैंड कर सकें, हम लेसन एक अच्छा प्लान कर सकें, हम अच्छा मेथड चूज़ कर सकें, हम अच्छी एक्टिविटीज़ बना सकें जो कि स्टूडेंट्स की नीड के साथ मैच करती हो। टीचर जो है वो डिफरेंट थेरीज जो है वो यूज़ कर सकता है, जैसे बिहेवियरिज्म की हो गई या कंस्ट्रक्टिविज्म की हो गई या फिर कोग्निटिविज्म की हो गई, या जो भी उस कंटेंट की नीड है उसके अकॉर्डिंग ही टीचर बिहेव करता है। जैसे रिवॉर्ड, हैंड्स ऑन एक्टिविटी, डिस्कशन, किस तरह की एक्टिविटीज़ करवानी है ये आपको लर्निंग थेरीज बताती हैं। इसके अलावा लर्निंग थेरीज के ज़रिए आप स्टूडेंट के बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आपका जो स्टूडेंट है वो किस तरह का है, उसको किस तरीके से ज़्यादा समझ आती है, कौन सा टीचिंग मेथड उसके लिए ज़्यादा सूटेबल है या कौन सी स्ट्रेटजी उसके लिए ज़्यादा सूटेबल है। फिर मेक लर्निंग इफ़ेक्टिव, जब टीचर एक ठीक थ्योरी अप्लाई कर रही होती है, स्टूडेंट ज़्यादा फास्टर लर्न करते हैं और ज़्यादा अच्छे तरीके से लर्न करते हैं जब आपका लेसन स्टूडेंट्स के माइंड के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया गया होता है। फाउंडेशन फॉर न्यू मेथड, यानी मॉडर्न टीचिंग मेथड से भी आपको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। डिफरेंट लर्निंग थेरीज को पढ़ के नए मेथड्स इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं। जिस तरह अब एक नया मेथड है कनेक्टिविज़म, उसमें आपको पता चलता है कि आपने ऑनलाइन लर्निंग वगैरह करनी है या जिस तरह भी, आगे मैं आपको सारी चीज़ें इन डिटेल बताऊंगी। तो ये एक फाउंडेशन ऑफ न्यू मेथड भी है कि जब आप पुरानी लर्निंग थेरीज के बारे में पढ़ लेते हैं तो उसके ज़रिए आप नई लर्निंग थेरीज भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। हेल्प इन असेसमेंट, लर्निंग थेरी गाइड टीचर्स इन डिज़ाइनिंग टेस्ट एंड असाइनमेंट, जिसके ज़रिए आपकी असेसमेंट हो जाती है। सपोर्ट लाइफ लॉन्ग लर्निंग, लर्निंग थेरी आपको ये मेक श्योर करती है कि आप ये अंडरस्टैंड कर सकें कि लर्निंग किस तरह से वर्क करती है या किस तरह से स्टूडेंट्स को एक इंडिपेंडेंट लर्नर बनाती है। ठीक है। सो व्हाट इज़ लर्निंग? लर्निंग परमानेंट चेंज इन बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। किसी भी एक्सपीरियंस के रिजल्ट में जो भी आपके बिहेवियर में एक परमानेंट चेंज आता है, दैट इज़ योर लर्निंग। ठीक है। मतलब आप किसी चीज़ को खुद से एक्सपीरियंस कर रहे हो, उस एक्सपीरियंस के ज़रिए आपके बिहेवियर के अंदर जो भी परमानेंट चेंज आएगा, दैट वुड बी योर लर्निंग। इसी तरह से लर्निंग की डिफरेंट लोगों ने और भी डेफिनेशंस दी हैं, जैसे कि बी एफ स्किनर ने कहा, अ प्रोसेस ऑफ कंडीशनिंग इन एन एनवायरनमेंट, रिवॉर्ड और पनिशमेंट। यानी किसी भी सर्टन इन्वायरमेंट में जब आप एक कंडीशनिंग का प्रोसेस कर रहे होते हो, यानी आप रिवॉर्ड दे रहे होते हो, उसके ज़रिए आप बच्चे का बिहेवियर देख रहे हो या किसी भी एनिमल का बिहेवियर देख रहे हो या फिर आप पनिशमेंट दे कर देख रहे हो, उसके ज़रिए जो एक आपका आउटपुट आता है वो आपकी लर्निंग होती है। यानी बी एफ स्किनर के मुताबिक कि रिवॉर्ड या पनिशमेंट के ज़रिए जो बच्चा सीखता है या जो बच्चा अटेन करता है या जिस तरह बच्चा बिहेव करता है, दैट इज़ योर लर्निंग। जीन पियाजे क्या कहता है कि लर्निंग टेक्स प्लेस व्हेन इंडिविजुअल नोज देयर इज़ समथिंग टू नो और डू। यानी लर्निंग तब होती है जब किसी भी इंडिविजुअल को पता होता है कि यहाँ पर कुछ है जो मुझे जानना है या यहाँ पर जो कुछ है जो कि मुझे करना है, विच इज़ ही और शी इज़ करेंटली नॉट नोइंग और डूइंग। यानी अननोन से नॉन की तरफ जाना है। ठीक है। मतलब लर्निंग तब होती है जब आपको ये पता हो कि यहाँ पे कोई एक सर्टन सिनेरियो है या एक सर्टन कॉन्टेक्स्ट है जिसके बारे में मुझे नहीं पता या जिस पे मैंने काम नहीं किया, जिसके लिए मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया और अब मुझे उस पर एक्सपीरियंस करना है। तो जब एक अननोन से आप नॉन की तरफ जाते हो तो आपकी लर्निंग होती है। इसी तरह से किंग्सले एंड आर्गेरे ने कहा था, लर्निंग इज़ अ प्रोसेस बाय विच बिहेवियर इज़ ओरिजिनेटेड और चेंज थ्रू प्रैक्टिस। यानी लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए कोई एक बिहेवियर ओरिजिनेट होता है, यानी एक बिहेवियर कोई नया पैदा होता है, और चेंज थ्रू प्रैक्टिस, या फिर किसी सर्टन बिहेवियर के अंदर चेंज आता है प्रैक्टिस के ज़रिए। ठीक है। यानी एक्सपेरिमेंट के बाद किसी सर्टन बिहेवियर में चेंज आना, ये भी आपकी लर्निंग है। अब हम देख लेते हैं एजुकेशनल लर्निंग थेरीज़ को। सो देयर आर 6 एजुकेशनल लर्निंग थेरीज सच एज बिहेवियरिज्म, कोग्निटिविज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, ह्यूमनिज्म, कनेक्टिविज्म और सोशो कल्चरल थेरी। ठीक है। ये सारी थेरीज जो हैं ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या आपके असाइनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके क्विज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई इस तरह के एग्जाम्स दे रहे हैं जैसे एसएसटी का दे दिया या एफपीएससी या कोई भी इस तरह का अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इसलिए आपने इसको बहुत गौर से सुनना है एंड डोंट स्किप अ मोमेंट ऑफ इट। ठीक है।
सबसे पहले हम देखते हैं जी बिहेवियरिज्म को। तो थेरिस्ट विद देयर लाइफ स्पैन, ये सारे थेरीज हैं जिन्होंने बिहेवियरिज्म पे काम किया था, जिनमें सबसे पहला है जॉन बी वॉटसन, फिर इवान पावलोव आ जाता है, बी एफ स्किनर आ जाता है, एडवर्ड थॉर्नडाइक आ जाता है। ठीक है, ये सारे थेरीज हैं जिन्होंने बिहेवियरिज्म पे काम किया था। ये इनका लाइफ स्पैन साथ लिखा हुआ है। 1878 जो है इनकी डेट ऑफ बर्थ थी, और 1958 जो है वो इनकी डेट ऑफ डेथ थी। ठीक है, इसी तरह से सोन 1849 को पैदा हुए थे और 1936 को उनकी डेथ हो गई थी। और इसी तरह से बी एफ स्किनर का भी और एडवर्ड थॉर्नडाइक का भी। अब की डेट्स देख लेते हैं। की डेट्स यानी वो वाली डेट्स जिनमें इन सारे थेरिस्ट ने बिहेवियरिज्म पे काम किया था। मतलब डेफिनेटली पैदा होते के साथ ही तो उन्होंने काम नहीं करना शुरू कर दिया होगा ना। तो ये वो वाली डेट्स हैं जिन डेट्स में बिहेवियरिज्म पर काम किया गया था। जॉन बी वॉटसन जो है उन्होंने 1913 में बिहेवियरिज्म की फॉर्मल फाउंडेशन रखी थी। ठीक है, यानी इनको आप इसका बानी कह सकते हैं, यानी आप इनको फाउंडर कह सकते हैं कि इन्होंने फाइंड आउट किया था बिहेवियरिज्म के कॉन्सेप्ट को या उसकी थेरी को। फिर पावलोव जो है उसने 1890 से 1900 में क्लासिकल कंडीशनिंग पे काम किया था, यानी क्लासिकल कंडीशनिंग पे उसने एक्सपेरिमेंट किया था। फिर जो स्किनर है उसने 1930 से 1950s में ऑपरेंट कंडीशनिंग पे काम किया था। और फिर थॉर्नडाइक ने अपना एक डिसर्टेशन पब्लिश की थी एनिमल इंटेलिजेंस पे। ठीक है जी। जो इसका जॉन बी वॉटसन था जो बिहेवियरिज्म का फाउंडर था, उसका मानना ये था कि बच्चा जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से सीखता है। मतलब उसकी अपनी जीन्स, उसकी अपनी इंटेलिजेंस, उसकी अपनी विल कुछ भी नहीं होती। वो सिर्फ वो सीखता है जो उसका माहौल उसको सिखाता है। उसका एक बहुत ज़्यादा मशहूर कॉल था, वो ये था कि एक मुझे हेल्दी बेबी दे दो, मैं उसे जो बनाना चाहूँ मैं उसको बना सकता हूँ, नो मैटर डॉक्टर, वकील, चोर या भिखारी। इस कॉल से उसकी मुराद ये थी कि माहौल और तरबियत ही सब कुछ होती है, नेचर या आपकी जीन्स कुछ भी नहीं होती। ठीक है, उसने एक वो भी किया था, एक्सपेरिमेंट भी किया था वॉटसन ने, लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट उसका नाम है। उसने क्या किया था कि एक छोटे से बच्चे को एक रूम में रख कर उसने बहुत ज़्यादा लाउड नॉइजेस चलाई थी। तो उससे क्या हुआ था कि बच्चा उन उस नॉइजेस के रिएक्शन में रोता था, मतलब ज़ोर ज़ोर से वो रोना शुरू कर देता था। तो इसका वॉटसन का ये कहना था कि खौफ भी एक ऐसी चीज़ है जो आप बच्चों को सिखाते हो। मतलब ये अंदर की फीलिंग्स या उसके ये सब चीज़ें कुछ भी नहीं होती हैं, सिर्फ वो होता है जो आपका माहौल आपको सिखा रहा होता है। आप रिवॉर्ड करके, पनिश करके या कोई चीज़ ज़्यादा करके, कम करके आप बच्चे को सिखा रहे होते हो। ये सब चीज़ें आपका माहौल आपको सिखाता है। आपकी इंटरनल फीलिंग्स कुछ भी नहीं होती, जो होता है वो आपके एक्सटर्नल फीलिंग्स होती हैं, आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, फीलिंग्स नहीं फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, सो बिहेवियरिज्म में जो बिहेवियरिज्म से जो कनेक्टेड बिहेवियरिस्ट हैं उनका मानना ये है कि आपकी जो माहौल है वो एक बच्चे को अ, आगे चला रहा होता है। मतलब आपका माहौल जो है वो बच्चे को बना रहा होता है, वो बच्चे की तरबियत कर रहा होता है। अकॉर्डिंग टू बिहेवियरिस्ट का ये मानना है कि वी आर बॉर्न एज ब्लैंक स्लेट। हमारा जो बच्चा है या हम जो है जब पैदा होते हैं तो हमारा दिमाग एक खाली स्लेट की तरह होता है। वंस इन्वायरमेंट राइट्स ऑन, जब हमारा माहौल है वो उस खाली दिमाग पे या खाली तख्ती के ऊपर लिख रहा होता है, हम वो जो भी लिखता है हम उस तरह के बन जाते हैं। वो जिस तरह का हमें बनाना चाहता है हमारा माहौल, हम उस तरह के बन जाते हैं। results to pour knowledge into lump of clay that can be shaped by one's environment। यानी हमारा जो एक बच्चा है वो एक खाली बर्तन की तरह होता है या वो गीली मिट्टी की तरह होता है कि हम लोग उसको जिस तरह से ढालना चाहें, जिस तरह के सांचे में डालना चाहें हम उसको ढाल सकते हैं। हम जो भी नॉलेज उसके अंदर पुट ऑन करेंगे या हम जो भी एफर्ट उसके अंदर पुट ऑन करेंगे या जो भी हम इन्वायरमेंट में उसको शेप करेंगे वो उस तरह का ढल जाएगा। बिलीव दैट इन्वायरमेंट यानी एक्सट्रिंसिक फोर्सेस इज़ द ओनली थिंग दैट मैटर्स। यानी बिहेवियरिस्ट का मानना ये है कि सिर्फ हमारा माहौल या हमारी जो सी बैरूनी इफेक्ट्स हैं सिर्फ वो ही मैटर करते हैं। इंसान की अपनी नेचर या अपनी जीन्स, अपनी इंटेलिजेंस कुछ भी नहीं होती। ठीक है, अपनी मेहनत भी कुछ नहीं होती, सिर्फ उसका माहौल उसको सिखाता है। यहाँ पे सज़ा और जज़ा यानी रिवॉर्ड और पनिशमेंट के ज़रिए बच्चा सीखता है। इसके हम की कंसेप्ट अब देख लेते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग और लॉ ऑफ इफ़ेक्ट। ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दी थी? पावलोव ने दी थी। ऑपरेंट कंडीशनिंग का एक्सपेरिमेंट किया था स्किनर ने, और लॉ ऑफ इफ़ेक्ट जो था वो थॉर्नडाइक ने दिया था। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होती है। क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है कि लर्न बाय एसोसिएशन, यानी बच्चे या जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं वो एसोसिएट करते हैं चीज़ों को, यानी कि एसोसिएशन के ज़रिए वो सीखते हैं। जैसे
इसने इवान पावलोव ने क्लासिकल कंडीशनिंग का कॉन्सेप्ट दिया था और उसने एक डॉग पे एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, उसने कहा था कि जो सीखने का अमल होता है वो एसोसिएशन के ज़रिए होता है, यानी बार बार जब एक ही चीज़ हो रही होती है तो दो चीज़ें हो रही होती हैं, तो आपका जो दिमाग है वो उन दोनों चीज़ों के दरमियान एक कनेक्शन बना देता है। ठीक है, जो कि नेचुरली होता है। इसने क्या किया था कि इसने डॉग पे अपना एक्सपेरिमेंट किया था। शुरू में क्या होता था कि फूड प्रोवाइड करने पर जो डॉग था वो सेलिब्रेट करता था। ठीक है, यानी कि अब एक डॉग है, उसको अगर एक प्लेट ऑफ फूड दे दी जाएगी तो वो सेलिब्रेट करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या था कि एक डॉग जब उसको फूड मिलता था तो वो सेलिब्रेट करता था, लेकिन जब सिर्फ बेल की जाती थी तो वो सेलिब्रेट नहीं करता था। ठीक है, मतलब इसको आसान तरीके में अगर मैं समझाऊँ तो एक डॉग है, जब उसके सामने एक बेल रिंग की जा रही है तो वो सेलिब्रेट नहीं करेगा, लेकिन जब उसके सामने एक फूड लाई जा रही है तो वो सेलिब्रेट करेगा, जो कि एक नेचुरल अमल था। ठीक है, तो उसने क्या किया था, उसने एसोसिएट किया था बेल को फूड के साथ। ठीक है, अब वो क्या करता था कि पहले बेल करता था, उसके बाद वो फूड प्रोवाइड करता था। ठीक है, फूड आ जाती थी तो डॉग क्या करता था, सेलिब्रेट करना शुरू कर देता था। इसके बाद उसने क्या किया कि उसने रिपीटेडली ये काम करना शुरू कर दिया, ताकि डॉग को ये चीज़ समझ आ जाए कि जब बेल होगी उसके बाद ही फूड आएगी। ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया कि बेल बजाता था और साथ फूड देता था, तो डॉग सेलिब्रेट करता था। उसके बाद उसने बेल बजाई लेकिन फूड नहीं दिया, मतलब बहुत सारे दिन एक ही चीज़ रिपीटेडली करके उसके बाद उसने बेल बजाई लेकिन अभी फूड नहीं दिया, तो डॉग ने सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इस तरह उसने सिखाया था कि जो बच्चे होते हैं वो भी इस तरह ही होते हैं कि वो चीज़ों को एसोसिएट करते हैं और वो एसोसिएशन के ज़रिए सीख लेते हैं। जैसे बच्चे जब शुरू शुरू में स्कूल जाते हैं तो उनको बहुत सारी चीज़ों का नहीं पता होता। ठीक है, अब जैसे ब्रेक टाइम जब होता है तो बेल होती है, बच्चों को इस चीज़ के बारे में नहीं पता होता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उस चीज़ को एसोसिएट कर लेते हैं कि बेल हो गई है, अब हमने मज़ीद नहीं पढ़ना, अब हमारी ब्रेक हो गई है। वो जितना मर्जी छोटे हों, उनको इस चीज़ की समझ आ जाती है कि अब बेल हो गई, अब यानी हमारी छुट्टी हो गई है। ठीक है, तो बच्चे क्या करते हैं कि एसोसिएट करते हैं चीज़ों को। ठीक है, किसी दूसरी चीज़ के साथ एसोसिएट करते हैं और उसके मुताबिक रिस्पॉन्ड करते हैं। ये थी क्लासिकल कंडीशनिंग। यानी अगेन मैं आपको एक दोबारा इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ कि डॉग खाली बेल पे पहले सेलिब्रेट नहीं करता था, लेकिन जब फूड को देखता था तब सेलिब्रेट करता था। यानी बेल पे सेलिब्रेट नहीं कर रहा, फूड पे सेलिब्रेट कर रहा है। उसके बाद क्या करना शुरू कर दिया था उसने, पावलोव ने, कि पहले बेल बजाता था फिर फूड देता था। ठीक है, तो डॉग सेलिब्रेट करता था। डॉग ने क्या सीखा कि जब जब बेल बजती है तब तब फूड मुझे मिलता है, तो वो तब तब सेलिब्रेट कर देता था। आहिस्ता आहिस्ता जब उसने इस चीज़ को मेक श्योर कर लिया कि इसकी ये आदत बन गई है कि जब बेल होती है ये फ़ौरन से आ जाता है खाना खाने। ठीक है, कि इसको पता होता है कि अब बेल हो गई है, अब मुझे खाना मिल जाएगा, तो उसने क्या किया कि उसने बेल बजाई लेकिन उसने खाना नहीं दिया, उसके बावजूद डॉग ने सेलिब्रेट किया। ठीक है, यानी डॉग ने एसोसिएट कर लिया था बेल को फूड के साथ। तो दैट वाज क्लासिकल कंडीशनिंग। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। इसकी कुछ की टर्म्स हैं जिसमें अनकंडीशनल स्टिमुलस, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, कंडीशनल स्टिमुलस और कंडीशनल रिस्पॉन्स आ जाता है। अनकंडीशनल स्टिमुलस इस सारे एक्सपीरियंस में क्या था कि समथिंग दैट नेचुरली कॉजेज अ रिस्पॉन्स, यानी फूड एक ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से नेचुरली रिस्पॉन्स आ रहा था, यानी वो नेचुरली सेलिब्रेट कर रहा था। अनकंडीशनल रिस्पॉन्स आ रहा था, क्या था, सिलाइवा उसका। ठीक है, यानी फूड जो था वो अनकंडीशनल स्टिमुलस था, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स उसका क्या था, स्लाइवा। कंडीशनल स्टिमुलस क्या था, बेल, कि उसने एक कंडीशन रखी बेल। ठीक है, कि जब बेल बजेगी फिर फूड मिलेगा। तो कंडीशनल स्टिमुलस क्या था, बेल। पहले जब बेल बजती थी तो वो रिस्पॉन्स नहीं देता था, यानी पहले बेल बजने पे वो सेलिब्रेट नहीं करता था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि कंडीशनड रिस्पॉन्स हो गया, उसने ये चीज़ सीख ली कि जब बेल बजेगी तभी मुझे फूड मिलेगा, तो उसने सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया बेल पे ही। ठीक है, तो ये जो 4 तरह की टर्म्स हैं ये आपने याद रखनी है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास दूसरा एक्सपेरिमेंट, वो है ऑपरेशनल कंडीशनिंग का, लर्न बाय कॉन्सिक्वेंसेस। यानी कि एक बच्चा जो है वो अपने हालात से सीखता है। ठीक है, यानी अगर आप उसे किसी चीज़ पर रिवॉर्ड देते हो तो वो रिपीटेडली वो काम करता है, अगर उसको किसी चीज़ पर सजा देते हो तो वो उस काम से रुक जाता है। ये स्किनर का कहना था। इसने क्या किया था, इसने एक रैट पे एक्सपेरिमेंट किया था। उसने यहाँ पे 2 लीवर्स रखे थे और ये यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक ग्रिड लगाई थी जिसमें बिल्कुल हल्का सा शॉक आता था, बिल्कुल हल्का सा। तो जो इसके पास ये लीवर था, जब ये लीवर दबाता था इसको फूड मिल जाता था। ठीक है, तो जब इसको भूख लगती थी ये लीवर दबाता था, इसको फूड मिल जाता था। और जब तक इसने ये चीज़ नहीं सीखी थी तो ये इधर इधर दीवारों में टकरे मारता था।
ठीक है, मतलब आसान लफ्ज़ों में आपको बता रही हूँ। दीवारों में जब ये टकरे मारता था, इसको यहाँ पे हल्का सा शॉक मिलता था। इसने ये चीज़ सीखी कि जब मुझे भूख लगेगी तो मैंने इस लीवर को प्रेस करना है ताकि मुझे फूड मिले। इस चीज़ को जब इसने सीख लिया, जैसे ही इस रैट को भूख लगती थी, ये लीवर प्रेस करता था, इसको फूड मिल जाता था। तो इसने इस चीज़ को सीख लिया। इसने इस चीज़ को रिपीटेडली करके, रिपीटेड एक एक्शन के ज़रिए इसने इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर दिया कि मुझे भूख लगेगी तो मैंने ये वाला लीवर प्रेस करना है, मैंने इधर उधर नहीं जाना। ठीक है, तो जब वो करता था उसको ये फूड प्रोवाइड हो जाता था। और जब तक उसने नहीं सीखा था तब तक उसको उस चीज़ पे पनिशमेंट मिलती थी ताकि वो सीख ले। ठीक है, तो ऑपरेशनल कंडीशनिंग का पर्पस क्या है कि बच्चा सज़ा और जज़ा के ज़रिए सीखता है, यानी रिवॉर्ड या पनिशमेंट के ज़रिए सीखता है। इसके बाद आ जाता है जी लॉ ऑफ इफ़ेक्ट। ठीक है, एक्शंस विद सेटिस्फाइंग रिजल्ट रिपीट। ये भी टू सम एक्सटेंट वैसा ही है। ये एडवर्ड थॉर्नडाइक ने इसको दिया था, इस कॉन्सेप्ट को। उसने भी डिफरेंट एनिमल्स पे ही अपना वो किया था, स्टडी की थी। उसने कहा था कि अगर किसी भी इंडिविजुअल को किसी एक्शन का अच्छा रिस्पांस मिलता है तो वो एक्शन रिपीटेडली करता है। अगर उसको किसी एक चीज़ का बुरा रिस्पांस मिल रहा होता है तो वो उस चीज़ से हट जाता है। ठीक है, यानी वही सज़ा और जज़ा का, कि अगर तो उसको रिज़ल्ट अच्छा मिल रहा है तो अपना बिहेवियर रिपीट करता है। अगर उसको रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिल रहा तो अपना बिहेवियर कम या फिर ख़त्म कर देता है। ठीक है, इसने क्या किया था कि इसने कैट को एक पज़ल बॉक्स में बंद कर दिया था। ठीक है, उसके बाद एक हैंडल या लैश था। जब भी बिल्ली वो लैश दबाती थी वो सारा बॉक्स खुल जाता था, और जो बिल्ली है उसको खाना मिलता था, वो बाहर भी चली जाती थी। ठीक है, अब उसको ये चीज़ समझ आ गई थी कि मैंने जब ये लैश दबाना है तो मुझे खाना भी मिल जाएगा और मैं बाहर भी जा सकती हूँ। ठीक है, तो इस तरह क्या हुआ कि उसको जब अच्छा नतीजा मिला तो उसने रिपीटेडली एक ही चीज़ करना शुरू कर दी, और इस तरह से उसका बिहेवियर स्ट्रॉन्ग हो गया। तो इसका जो की आइडिया था वो ये था कि अगर प्लेजेंट कॉन्सिक्वेंसेस मिलते हैं तो आपका बिहेवियर रिपीट होता है, अगर अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंसेस मिलते हैं तो इसका मतलब क्या है कि आपका बिहेवियर डिक्लाइन हो जाएगा। अगर इसको हम लोग सिंपल क्लासरूम के एग्जांपल में देखें तो अगर कोई एक बच्चा बहुत अच्छा जवाब देता है, आप उसको स्टार दो या आप उसको कोई रिवॉर्ड दो, तो बच्चा क्या करेगा, रिपीटेडली अच्छा, मज़ीद अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर क्लासरूम में आपने कोई सवाल पूछा और बच्चे ने उसका गलत जवाब दे दिया और आपने उसको डांट दिया, तो बच्चा क्या करेगा, अगली बार जवाब अगर उसको आता भी होगा तो वो देने से हेजिटेट करेगा। ठीक है, यानी कि उसका बिहेवियर जो है वो वाला कम हो जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव री। अब हम इसकी कुछ की कंसिड्रेशन देख लेते हैं जो कि बिहेवियरिज्म में आती हैं। पहली है जी पॉजिटिव री, दूसरी है नेगेटिव री, और तीसरी चीज़ है पनिशमेंट। ठीक है, पॉजिटिव री क्या है कि आपने कोई बच्चे ने अच्छा कोई काम किया, आपने उसकी तारीफ़ कर दिया, आपने उससे कोई रिवॉर्ड दे दिया या आपने उसे कोई स्टार वगैरह दे दिया। ठीक है, तो ये उसकी पॉजिटिव री थी, जिसकी वजह से क्या होगा कि उसका बिहेवियर रिपीट होगा, वो मज़ीद अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करेगा। नेगेटिव री क्या है कि आपने कोई नागवार चीज़ हटा दी, मतलब कोई एक चीज़ थी जो उसको अच्छी नहीं लग रही थी, आपने हटा दी एज अ रिवॉर्ड। ठीक है, जैसे एक बच्चा है, अब उसने अपनी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिया पूरा वीक, तो आपने वीक के बाद उसको एक होमवर्क करने के लिए नहीं दिया। ठीक है, तो इसकी नेगेटिव री थी। इसके बाद क्या करेगा, वो मज़ीद अगला हफ्ता आपको बहुत अच्छा अपना बिहेवियर करके दिखाएगा। इसके बाद तीसरी चीज़ क्या होती है कि पनिशमेंट होती है। जैसे कोई भी अगर बुरी चीज़ है या वो आप उसको दे दो करने के लिए, या फिर कोई अच्छी चीज़ आप उससे छीन लो। ठीक है, या आप कोई भी किसी भी चीज़ के लिए आप उसको पनिश कर दो। तो ये तीन जो हैं कंसिड्रेशंस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिहेवियरिज्म में, यानी बच्चा इन तीन चीज़ों से सीखता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं सेकंड एजुकेशनल लर्निंग थ्योरी को, दैट इज़ कोग्निटिविज्म। इसके थेरिस्ट कौन कौन हैं, जीन पियाजे, जेरोम ब्रूनर, लेवी कॉस्टे, एल्बर्ट बेंडूरा और रॉबर्ट गेगिन। इनकी ये लाइफ स्पैन है 1896 जो है इनकी डेट ऑफ बर्थ है, और 1980 इनकी डेट ऑफ डेथ है। इसी तरह से सोन बाकी सब की भी है। की डेट वो वाली डेट है जिस पे इन्होंने कोग्निटिविज्म में काम किया था, इन सब ने कलेक्टिवली काम किया था। इट इमर्ज इन द 1950s एंड 1960s एज अ रिएक्शन टू बिहेवियरिज्म्स फोकस ऑन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर ओनली। यानी कोग्निटिविज्म जो है ये एक बेसिकली फ़िलासफ़ी है। ठीक है, ये इन्होंने क्यों दी थी, ये इन्होंने बिहेवियरिज्म के अगेंस्ट दी थी। इन्होंने कहा था कि सिर्फ और सिर्फ माहौल नहीं होता जो बच्चे को सिखाता है, बच्चे की अपनी इंटेलिजेंस, बच्चे की अपनी कोशिश भी होती है, बच्चे की अपनी विल भी होती है, जो कि बहुत
इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, उसकी जीन्स, उसकी नेचर। चूँकि बच्चे इंडिविजुअल डिफरेंसेस का शिकार होते हैं तो बच्चे डिफरेंट तरीक़ों से सीखते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि आप उनको पनिशमेंट या रिवॉर्ड के ज़रिए ही सिखाओ। समटाइम ये होता है कि बाय बर्थ आपका आईक्यू बहुत ज़्यादा होता है। तो कोग्निटिविज़म क्या है, ये बिहेवियरिज्म के अगेंस्ट एक थ्योरी या एक फ़िलासफ़ी बनी थी, ठीक है, उसके रिएक्शन में बिहेवियरिज्म के। कोग्निटिविज्म फोकसेस ऑन मेंटल प्रोसेस, यानी कोग्निटिविज्म फोकस करता है मेंटल प्रोसेस पे, हाउ पीपल परसीव, रिमेंबर एंड सॉल्व प्रॉब्लम। यानी कि कोग्निटिविज्म जो है ये फोकस कर रहा है कि लोग किस तरह से सोचते हैं, कैसे जानते हैं, चीज़ों को परसीव कैसे करते हैं, उनको याद कैसे रखते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करते हैं। इट ट्रीट्स द लर्नर एज एन एक्टिव प्रोसेसर ऑफ इंफॉर्मेशन। वो कहते हैं कि जो लर्नर है वो एक एक्टिव प्रोसेसर ऑफ इंफॉर्मेशन है, यानी एक्टिवली वो इंफॉर्मेशन को परसीव करता है, नॉट अ पैसिव रिस्पोंडेंट। वो सिर्फ एक पैसिव रिस्पोंडेंट नहीं होता कि आप एक बॉस बन के आप उसको बस येस और नो करना सिखा रहे हो और वो सिर्फ येस और नो करना सीख रहे हैं, ऐसे नहीं होता है। बच्चे जो हैं वो डिफरेंटली सीखते हैं, वो डिफरेंटली अटेन करते हैं, वो डिफरेंटली बिहेव करते हैं, ठीक है। तो कोग्निटिविज्म क्या है कि एक जो लर्नर है वो एक एक्टिव लर्नर है, वो एक पैसिव लर्नर नहीं है। वो एक्टिवली डिफरेंट तरह की नॉलेज को या डिफरेंट तरह के इंफॉर्मेशन को परसीव करता है। अब हम देख लेते हैं इसमें जीन पियाजे का करेक्टर जो था कोग्निटिविज्म में। जीन पियाजे ने स्टेजेस ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट दी थी। उसने कहा था कि 4 स्टेजेस हैं जो कि कोग्निटिव डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। फर्स्ट है सेंसरी मोटर, फिर प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। उसने कहा था ये सारी स्टेजेस जो हैं ये हमारी इन लिंक्ड होती हैं, यानी सीक्वेंस्ड होती हैं। और इसके अलावा उसने कहा था कि बच्चे की सोचने या समझने की जो ताकत होती है, जो उसकी सलाहियत होती है, वो इन 4 स्टेजेस पे ही वो करती है, रिलाई करती है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम लोग देख लेते हैं सेंसरी मोटर स्टेज, तो ये स्टेज जो है ये 0 to 2 ईयर्स के बच्चे की होती है। इसमें बच्चा क्या करता है, इसमें बच्चा डिफरेंट हरकत सीखता है, जैसे किसी चीज़ को टच करना या किसी चीज़ को देखना, यानी वो एक्सप्लोर कर रहा होता है चीज़ों को। अब वो एक्सप्लोर करता है, किस तरह से करता है, वो डिफरेंट चीज़ों को पकड़ता है, पकड़ के मुंह में डाल लेगा, उसको पकड़ के देखेगा कि ये चीज़ सॉफ्ट है, हार्ड है। दो उसको अभी हार्ड और सॉफ्ट का या इस तरह के कॉन्सेप्ट्स के बारे में नहीं पता होगा, लेकिन वो चीज़ों को एक्सप्लोर करता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीखना चाहता है, ठीक है। उसके लिए सिर्फ वो वाली चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं जो नज़र आ रही होती हैं, ठीक है। जैसे अगर आप छोटे बच्चे को गेंद दें तो वो गेंद को पकड़ता है, छोड़ता है, दोबारा पकड़ता है और ये चीज़ वो सीखता है, ठीक है। अब आप उसके सामने अगर उसी बॉल को पकड़ के कहीं रख देंगे तो वो उसको ढूंढ भी लेगा, ढूंढ के वो निकाल भी लेगा, ठीक है। तो इसकी सेंसरी मोटर स्टेज होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ वो इतना ही सीखता है। इसके बाद आती है दूसरी हमारे पास प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है वो 2 to 7 ईयर्स तक की होती है। इसमें बच्चा डिफरेंट सिंबल्स यूज़ करना सीख लेता है या लैंग्वेज सीख लेता है या फिर ड्राइंग वगैरह करना सीख लेता है, ठीक है। अभी उसको लॉजिकल सोच नहीं आती, लेकिन उसको बेसिक चीज़ों के बारे में पता चल जाता है। वो डिफरेंट चीज़ों को डिस्टिंग्विश करना सीख लेता है, जैसे एप्पल और ऑरेंज के दरमियान वो फ़र्क को बता सकता है, ठीक है। बच्चा ये सोचता है कि जो वो देख रहा है दूसरा बंदा भी वही चीज़ देख रहा है, ठीक है। अब वो क्या करता है, वो प्रिटेंड प्ले करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि 2 से 7 साल के बच्चे क्या करते हैं, डॉक्टर डॉक्टर खेल रहे होते हैं, गुड़िया गुड़िया खेल रहे होते हैं। इस तरह की बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें हैं जो कि वो खेल रहे होते हैं। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है, ठीक है, कि उसमें वो अपने एक इमेजिनरी वर्ल्ड में होते हैं और वो ये सोचते हैं कि जो हमारे सामने वाला है ना वो भी इसी वर्ल्ड का हिस्सा है, और वो इस तरह से सीख रहे होते हैं, ठीक है। इसमें इन्होंने अपने इमेजिनरी फ्रेंड्स भी बनाए होते हैं, जिस तरह इनके डिफरेंट टॉयज़ हैं वो इनके फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाती है जी हमारे पास कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये इससे आगे की स्टेज है, यानी 7 to 11 ईयर्स की होती है। इसमें आपका जो बच्चा है वो कंक्रीट अपनी उसकी थिंकिंग जो है वो कंक्रीट हो जाती है, ठीक है, यानी लॉजिक वो सीख लेता है, वो हकीकी चीज़ों को समझना शुरू कर देता है। उसको समझ आ जाती है स्पेस की, क्वांटिटी की, टाइम की, मतलब मुश्किल जो कॉन्सेप्ट होते हैं उसको वो समझना शुरू कर देता है। उसको ये चीज़ समझ आ जाती है कि एक पानी अगर बड़े ग्लास में और छोटे ग्लास में डालें तो पानी में कितना फ़र्क आएगा, ठीक है। मतलब अगर ग्लास एक चौड़ा है और एक लंबा है लेकिन मतलब थोड़ा पतला है तो पानी का कितना फ़र्क आएगा। मतलब इस तरह की जो सी चीज़ें हैं वो बच्चा इस उम्र में सीख लेता है, 7 से 11 साल का बच्चा, ठीक है। इसको चीज़ों को तरतीब देना आ जाता है, इसको मैथमेटिक के सम्स सॉल्व करना आ जाता है, ठीक है। इसके बाद आ जाती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये होती है 11 साल से ऊपर के बच्चे जो होते हैं। इनको पता चल जाता है कि कोई चीज़ अगर हकीकत में हमारे सामने नहीं भी है लेकिन वो फिर भी एग्जिस्ट करती है। इसमें ये लोग आर्ग्यू करना सीख लेते हैं, ये हाइपोथेसिस बनाना सीख लेते हैं, ये प्लान्स बनाना सीख लेते हैं। इनकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है, इनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स स्ट्रॉन्ग हो जाती है।
ये डिफरेंट साइंस को समझ लेते हैं, ये साइंटिफिक प्रॉब्लम्स को समझ लेते हैं, ये क्वेश्चनिंग करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ये स्टेजेस होती हैं इनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, जो कि अपनी एज के अकॉर्डिंग या एज के अप्रोप्रिएट वो बिहेव कर रहे होते हैं। इसमें एक्सटर्नल का कोई वो नहीं होता, अमल दखल नहीं होता है, उनकी इंटरनल इंटेलिजेंस भी मैटर करती है, ठीक है। फिर आ जाता है जी प्रोसेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसने 4 प्रोसेस दिए थे कॉग्निटिव डेवलपमेंट के। फर्स्ट वन स्कीमा, फिर असिमिलेशन, अकोमोडेशन और इक्विलिब्रेशन। स्कीमा क्या होता है? अ माइंड फोल्डर और फ्रेमवर्क इन द ब्रेन। यानी स्कीमा क्या है कि एक बच्चे के दिमाग में एक फोल्डर है, वो उसका स्कीमा है, ठीक है। अब जिस तरह के एक बच्चा है, उसका एक स्कीमा है डॉग के बारे में कि डॉग हैज़ 4 legs, फर एंड बार्क, ठीक है। इट्स लाइक मेंटल फोल्डर लेबल्ड एज डॉग, ठीक है, कि उसके दिमाग में एक मेंटल फोल्डर था, उसने उसका नाम डॉग रखा है कि डॉग किस तरह का होता है कि उसकी 4 टांगें होती हैं, उस पर फर होती है और बार्क करता है, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया जी? असिमिलेशन, एडिंग न्यू इन्फॉर्मेशन टू एन एग्जिस्टिंग स्कीमा। अब उसको डॉग के बारे में पता था, अब उसने डॉग के बारे में मज़ीद और इन्फॉर्मेशन जो है वो उसमें एडअप करनी शुरू कर दी, ठीक है। जैसे कि उसने ये देख लिया कि डॉग जो हैं वो डिफरेंट साइजेस के होते हैं, लेकिन मज़ीद इन्फॉर्मेशन जब उसके अंदर वो ऐड करेगा तो उसमें वो ये सीखेगा कि अच्छा एक वुल्फ भी होता है, ठीक है। स्टार्ट में तो वो ये चीज़ ये सीखेगा कि शायद यही कोई बड़े साइज़ का डॉग है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसको चीज़ समझ आएगी कि नहीं, ये बड़े साइज़ का डॉग नहीं है, ये एक डिफरेंट चीज़ है। उसको जो डिफरेंट चीज़ है वो उसको अकोमोडेशन आप कहेंगे, ठीक है। चेंजिंग ओल्ड स्कीमा और क्रिएटिंग अ न्यू वन, यानी उसने पुराने स्कीमा को चेंज किया, यानी जो उसको पहले इन्फॉर्मेशन थी जो बहुत माइनर सी थी, उसको या तो ब्रॉड कर लिया या उसने एक नई चीज़ को सीख लिया। जैसे डॉग और वुल्फ के अंदर ये फ़र्क होता है, ठीक है। तो उसने क्या किया? क्रिएट किया, उसने एक नए मतलब उसने एक नया कॉन्सेप्ट जो है वो क्रिएट किया। फिर इक्विलिब्रेशन क्या है कि उसने असिमिलेशन और अकोमोडेशन को इक्वल रखा, यानी उसने उन दोनों चीज़ों को बैलेंस किया। अब उसको डॉग के बारे में भी पता है और उसको वुल्फ के बारे में भी पता है। इसी तरह से अगर आप देखें तो बच्चे को अगर आप एक राउंड शेप दिखाएं तो उसको स्टार्ट में ये नहीं पता होता कि ये एप्पल है या ऑरेंज है, ठीक है। जब एसिमिलेशन है तो एसिमिलेशन में उसको ये चीज़ पता चलेगी कि अच्छा इसका कलर ये होता है और इसका कलर ये होता है। अकोमोडेशन में क्या होगा कि उसने मज़ीद नया नॉलेज एक क्रिएट कर लिया होगा कि इसका टेस्ट इस तरह का होता है और इसका टेस्ट इस तरह का होता है। और इक्विलिब्रेशन में क्या होगा कि उसने इन चीज़ों को याद रखा, उसने इन चीज़ों को अपने दिमाग में बिठा लिया, उसकी ये मेमोरी में ये चीज़ें स्टोर हो गई, ठीक है। तो ये सारी प्रोसेस होती हैं कोग्निटिव डेवलपमेंट की। सो ये सारी कोग्निशन है या कोग्निटिविज़म है, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी, बिहेवियरिज्म और कोग्निटिविज्म का फ़र्क। बिहेवियरिज्म में ये चीज़ कहा जाता है कि जो भी आप सीख रहे हो या आपका बच्चा जो भी चीज़ सीख रहा है वो उसका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है या एक्सटर्नल फैक्ट्स हैं जिसके ज़रिए वो सीखता है। और कोग्निटिविज्म क्या है कि जो भी बच्चा सीख रहा होता है वो उसका दिमाग उस तरह से प्रोसेस कर रहा होता है, उस एज के अकॉर्डिंग वो अपनी एज के अकॉर्डिंग बिहेव कर रहा होता है कि अपनी एज के अकॉर्डिंग डिफरेंट चीज़ों को सीख रहा होता है, एसिमिलेशन करता है, अकोमोडेशन करता है, इक्विलिब्रेशन करता है, और इस सब चीज़ों के ज़रिए वो नई चीज़ें सीखता है या नई से नई स्टेज पर जाता है। अब थर्ड वन हमारे पास आ जाता है जी कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म के जो थेरीज हैं वो हैं लेवी गोस्टे, जीन पियाजे, जेरोम ब्रूनर और जॉन डेवी, ठीक है। ये इनका लाइफ स्पैन है 1896 जो है, डेट ऑफ बर्थ 1934, डेट ऑफ डेथ इसी तरह से सो ऑन। की डेट्स अगर हम देख लें, यानी वो डेट्स जिसमें इन सब ने कंस्ट्रक्टिविज्म पे काम किया था। इट इज़ नॉट इंट्रोड्यूस्ड इन अ सिंगल ईयर, ये एक सिंगल ईयर में इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी। इट इवॉल्व अबव मेंशन्ड थेरिस्ट वर्क, इसमें इन सारे अबव मेंशन्ड थेरिस्ट का काम है फ्रॉम अर्ली 1900s टू मिड 20th सेंचुरी एंड गेंड पॉपुलैरिटी इन द 1960s टू 1990s, ठीक है। यूज्ड इन अ सिंगल ईयर, ये एक किसी सिंगल ईयर में इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी। इट इन्वॉल्व्ड अबव मेंशन्ड थेरिस्ट वर्क्स, इसमें इन सारे थेरिस्ट का काम शामिल है फ्रॉम अर्ली 1900s टू मिड 20th सेंचुरी, यानी 1900 से 20th सेंचुरी के मिड तक कंस्ट्रक्टिविज्म पे काम किया गया था। एंड गेंड पॉपुलैरिटी इन द 1960s टू 1990, यानी 1960 से 1990 में कंस्ट्रक्टिविज्म की थेरी पॉपुलर हुई थी। कंस्ट्रक्टिविज्म का कहना क्या है? स्टूडेंट्स एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज थ्रू एक्सपीरियंस एंड इंटरेक्शन, यानी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो अपना नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं एक्सपीरियंस करके और इंटरेक्शन करके, यानी डिफरेंट लोगों से ही वो बहुत कुछ सीखते हैं और अपना खुद एक्सपीरियंस करके वो बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। अब अगर आप इसमें देखें तो कंस्ट्रक्टिविज्म
के लोगों का मानना ये है कि लर्निंग किस तरह से होती है अगर आप हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ करवाते हैं या आप रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट करवाते हैं, ठीक है। रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट या हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ के ज़रिए ही आपकी लर्निंग होती है, कंस्ट्रक्टिविस्ट का कहना है। इसके अगर आप की पॉइंट्स देख लें तो प्रेयर नॉलेज मैटर्स, लर्निंग बाय डूइंग, रियल टास्क, एक्सपेरिमेंट, डिस्कशन, स्टूडेंट मेक सेंस ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन बाय कनेक्टिंग इट टू व्हाट दे ऑलरेडी नो। यानी कि जिस तरह मैंने अभी आपको पीछे बताया स्कीमा और सिमुलेशन का बताया ना, कि जिस तरह एक बच्चे को एक बेसिक सी इन्फॉर्मेशन होती है, फिर उसमें वो मज़ीद ऐड करता है, फिर मज़ीद ऐड करता है और फिर उन सब चीज़ों को बैलेंस्ड रखता है, ठीक है। तो ये सारी क्या है, ये कनेक्टिविज्म है, किस तरह से स्टूडेंट अपना नॉलेज कंस्ट्रक्ट कर रहा होता है, सॉरी कनेक्टिविज्म नहीं, कंस्ट्रक्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो जीन पियाजे का भी इसमें काम है, इसमें रोल है, मतलब उसकी थ्योरी का भी इसमें रोल है। टीचर्स एक्ट एज गाइड एंड फैसिलिटेटर, नॉट जस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडर, कि टीचर ने क्या करना होता है, एज अ गाइड अपना बेस्ट देना होता है या एज अ प्रोवाइडर अपना बेस्ट देना होता है, एज अ फैसिलिटेटर अपना बेस्ट देना होता है, ठीक है। यानी देखा जाए तो कंस्ट्रक्टिविज्म ये कहता है कि बच्चा अपना इल्म खुद कंस्ट्रक्ट करता है, खुद तजर्बा करता है, सवाल करता है, दूसरों से बात करके सीखता है, और उस्ताद क्या है, उस्ताद सिर्फ एक मददगार है, ठीक है। कंस्ट्रक्ट यानी बनाना, कंस्ट्रक्टिविज्म यानी इल्म खुद बनाने का अमल, यानी कोई इल्म आप रट कर अपने दिमाग में ना डालो, बच्चा पहले से मौजूद इल्म से नया इल्म जोड़े तो उसकी लर्निंग होती है, ठीक है। टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म, कोग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म और सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। अगर कोग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में देखें तो जीन पियाजे के, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया अभी पिछली स्लाइड्स में, कि किस तरह से बच्चे अपना नॉलेज कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो फोकस ऑन हाउ इंडिविजुअल बिल्ड नॉलेज इन देयर ऑन, ये जीन पियाजे ने बताया था। और सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म फोकस्ड ऑन लर्निंग थ्रू सोशल इंटरेक्शन एंड कल्चर, ये लीव विगोस्टे ने बताया था कि बच्चे किस तरह से अपना सोशल इंटरेक्शन के थ्रू या सोशल एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू या फिर डिफरेंट कल्चर्स के ज़रिए किस तरह से अपना नॉलेज कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म है, ठीक है। जिस तरह डिफरेंट कल्चर्स के डिफरेंट नॉर्म्स होते हैं या डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं, उनके ज़रिए बच्चे बहुत कुछ सीख रहे होते हैं। डिफरेंट कल्चर्स की डिफरेंट रवायात होती हैं जिन पे जनरेशन टू जनरेशन अमल किया जा रहा होता है। तो बच्चे जब पैदाइश से लेकर एक सर्टन टाइम तक वो चीज़ें देखते रहते हैं, उनके दिमाग में उसका एक बहुत क्लियर इमेज बन जाता है, ठीक है। तो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म से क्या होता है कि सोशल इंटरेक्शन के ज़रिए या अपने कल्चर के ज़रिए आप सीखते हैं, ठीक है। यानी कि अगर हम इसके मेन पॉइंट्स देखें तो इसके मेन पॉइंट्स ये हैं कि आपने रटे नहीं लगवाने, आपने उनसे तजर्बा करवाना है, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ करवानी है, प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, कोलैबोरेशन से बच्चे सीखते हैं, ग्रुप वर्क आप उन्हें करवाएं, आप उनसे डिस्कशन करवाएं, आप उनसे रियल वर्ल्ड टास्क करवाएं, ठीक है। यानी बच्चा जब अपनी टीम के साथ रिसर्च करता है, ख़ुद अपना किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा होता है और ख़ुद वो जब नतीजा निकालता है तो वो अपना नॉलेज कंस्ट्रक्ट कर रहा होता है और ज़्यादा अच्छे तरीके से बिल्ड करता है। यानी जब आप कोई काम खुद अपने हाथों से कर रहे होते हैं, खुद आप जब किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करके कर रहे होते हैं, तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से सीखते हैं रादर देन आप सिर्फ बुकिश नॉलेज को पढ़ते जाएं, ठीक है। तो जब आप कोई काम खुद कर रहे होते हैं तो आप ज़्यादा अच्छा सीखते हैं। तो कंस्ट्रक्टिविज्म का रूल ये था, या कंस्ट्रक्टिविज्म का मानना ये था कि बच्चे तब ज़्यादा अच्छा सीखते हैं कि जब वो इल्म को खुद कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं। अगर इसको हम 3 मैजिकल वर्ड्स में देखें तो उसमें हैंड्स ऑन प्लस कोलैबोरेशन या रियल लाइफ आएगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। ह्यूमनिज्म के थेरिस्ट कौन है? कार्ल रोगर और अब्राहम मैस्लो। इनकी जो सी डेट ऑफ बर्थ है वो 1902 है और डेट ऑफ डेथ 1987 है। अब्राहम की 1908 जो है डेट ऑफ बर्थ है, 1970 डेट ऑफ डेथ है। की डेट्स देखी जाए, इंट्रोड्यूस्ड मेनली इन 1950s एंड 1960s, ठीक है। यानी 1950s में और 1960s में इसका कॉन्सेप्ट दिया गया था ह्यूमनिज्म का। फोकसेस ऑन होल चाइल्ड। ह्यूमनिज्म क्या करता है कि पूरे बच्चे पे एज अ होल ये फोकस करता है, यानी इसमें उसकी फीलिंग्स भी शामिल होती हैं, उसकी सेल्फ इस्टीम भी शामिल होती है, उसकी मोटिवेशन भी शामिल होती है, उसकी डिग्निटी भी शामिल होती है, उसकी रिस्पेक्ट भी शामिल होती है, ठीक है। बच्चा फील किस तरह से कर रहा है, आप उसको माहौल क्या दे रहे हैं, आप उसके साथ बिहेव कैसा कर रहे हैं, सारी चीज़ें इस चीज़ में शामिल होंगी। कहीं वो बुली तो नहीं हो रहा, टीचर किस तरह का बिहेव कर रहे हैं, क्या वो फेवरेटिज्म करके किसी की सेल्फ इस्टीम को डाउन तो नहीं करे, किसी की मोरालिटी को डाउन तो नहीं करे। इट इज़ राइट ऑफ एवरी स्टूडेंट टू गेट रिस्पेक्ट एंड मोटिवेशन। यानी ह्यूमनिज्म के मानने वालों का ये कहना है कि ये सारे स्टूडेंट्स का राइट होता है कि उनको इज्जत दीजिए और उनको मोटिवेट किया जाए। ह्यूमनिज्म में अगर आप देखें तो आपको मैस्लोस पिरामिड मिलता है,
ठीक है, मतलब आपने ह्यूमनिज़म में ये चीज़ याद रखनी है। इसमें ये 5 लेवल्स हैं। ये किसने दिया था? ये इब्राहम मैस्लो ने दिया था। वो एक ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट थे। उसने कहा था कि ये स्टूडेंट की डिफरेंट लेवल ऑफ नीड्स हैं जिनको हम एक पिरामिड में बना रहे हैं। अगर ये नीड्स उनकी पूरी नहीं हो सकती तो वो लर्निंग नहीं कर सकते हैं ठीक से, और अगर उनकी ये सारी नीड्स फुलफ़िल हो जाती हैं ओनली देन पीपल कैन रीच हायर लेवल्स। अब हम ये पिरामिड को ज़रा गौर से देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है फिजियोलॉजिकल नीड्स, जिसमें हमारी बेसिक नीड्स आ जाती हैं, जैसे फूड, वाटर, एयर, स्लीप, ब्रीदिंग वगैरह। ठीक है, एग्जांपल इसकी ये है कि एक अगर भूखा बच्चा होगा तो वो फोकस नहीं कर सकता अपनी लर्निंग पे। ठीक है, तो इसकी बिल्कुल बेसिक नीड है। दूसरी चीज़ आ जाती है सेफ्टी की नीड। सेफ्टी की नीड भी है जो ये भी आपकी बेसिक नीड ही होती है, यानी आपको सेफ्टी मिले, सिक्योरिटी मिले, शेल्टर मिले, आपकी हेल्थ अच्छी हो। एग्जाम्पल ये है कि स्टूडेंट तब एक सेफ़ इन्वायरमेंट में जब वो पढ़ रहा होता है या अपने घर से एक सेफ़ इन्वायरमेंट लेकर आता है तो तभी वो अच्छी लर्निंग कर सकता है। ठीक है, मतलब उसको जब प्रॉपर रिसोर्सेज मिल रहे हो, उसकी मोरालिटी डाउन ना हो रही हो, उसकी फैमिली स्ट्रॉन्ग हो, स्ट्रॉन्ग मतलब उसको प्रॉपर वो मोटिवेट कर रही हो, उसकी हेल्थ ठीक हो, तो तभी वो अच्छी लर्निंग कर सकता है। एक बीमार बच्चे को अगर आप पढ़ा भी रहे हैं, उसका पढ़ने को दिल भी कर रहा है, तो वो ठीक से नहीं पढ़ सकता। ठीक है, अपनी तबीयत की वजह से। और अगर एक खौफजदा बच्चा है, वो किसी चीज़ से डर है, किसी भी सर्टन फैक्टर से डर है, तब भी वो उसकी लर्निंग इफ़ेक्ट होती है। तो सेफ्टी क्या है? किसी की भी एक बेसिक नीड है किसी भी स्टूडेंट की। इसके बाद आ जाता है जी लव एंड बिलोंगिंग। लव एंड बिलोंगिंग को देखें तो एक साइकोलॉजिकल नीड है। ठीक है, जिसमें आपकी फैमिली आ जाती है, फ्रेंडशिप आ जाती हैं, या आपके रिलेशनशिप आ जाते हैं। स्टूडेंट नीड टू फील एक्सेप्टेड एंड हैव फ्रेंड्स। जब स्टूडेंट को ये चीज़ फील होती है कि मुझे एक्सेप्टेंस मिल रही है सोसाइटी से, या मेरे फ्रेंड्स हैं, या मेरे रिलेशनशिप बड़े स्ट्रॉन्ग है, मेरी फैमिली बड़ी अच्छी है, या मेरे अपने फैमिली वाले मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं, मेरे डिसीजंस को वैल्यू करते हैं, तो क्या होता है कि इससे स्टूडेंट की वर्थ पे फ़र्क पड़ता है, उसकी पढ़ने के तरीके पे फ़र्क पड़ता है, उसके कॉन्फिडेंस पे फ़र्क पड़ता है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है जी स्टीम नीड्स। ये भी इसकी स्टूडेंट की साइकोलॉजिकल नीड्स आ जाती हैं। इसमें आती है रिस्पेक्ट आ गई, सेल्फ स्टीम आ गई, रिकग्निशन आ गई, कॉन्फिडेंस आ गया, अचीवमेंट आ गई। यानी आप अगर बच्चे को प्रेस कर रहे हो, आप उसको रिवॉर्ड दे रहे हो, आप उसको वैल्यूड फील करवा रहे हो, आप उसको कॉन्फिडेंस दे रहे हो, तो इससे क्या होगा कि उसकी इंटेलिजेंस बूस्ट होगी, उसकी परफॉर्मेंस बूस्ट होगी। इसके बाद आ जाता है जी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स, अचीविंग वंस फुल पोटेंशियल। जब इसकी सारी नीड्स पूरी हो रही होंगी ना, तभी वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पर पहुंच सकता है। ठीक है, जैसे स्टूडेंट का यूजुअली ऐसा होता है कि उसमें कोई ना कोई टैलेंट तो ज़रूर होता है, या तो वो क्रिएटिव होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा, कोई भी होगा। तो मैस्लो का ये कहना है कि अगर आपकी बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो रही हैं तो आपकी हायर नीड्स जो हैं वो भी पूरी नहीं हो सकती हैं। जैसे अगर आपको हंगर है या फियर है, तो कोई भी अपने हायर लेवल पे फोकस नहीं कर सकता, अपनी स्टडी पे फोकस नहीं कर सकता, या वो क्रिएटिव नहीं हो सकता। तो किसी भी टीचर का ये काम है कि वो स्टूडेंट को कंफर्टेबल करे, उसको सेफ़ इन्वायरमेंट दे, उसको मेक श्योर करवाए कि वो एक्सेप्टेड है, उसकी एक रिस्पेक्ट है, उसकी एक वैल्यू है, उसको कॉन्फिडेंस दे, उसको डी वैल्यू ना करे। अगर वो कोई चीज़ गलत भी बता रहा है, आप उसको डीमोटिवेट ना करो, आप उसको डांटो नहीं, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट ना करो, आप उसको ग्रो करने में मदद दो, उसके टैलेंट्स को नॉरिश करो। इसको पिरामिड क्यों कहा जाता है? इसको पिरामिड इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक तो ये ट्रायंगल की शेप का है, वाइड बेस, नैरो टॉप, और लोअर लेवल्स आर बिगर एंड मोर अर्जेंट, यानी ये सारी पूरी होंगी तो ये पूरी होगी। ठीक है जी, तो इसको अगर हम लोग सम अप करते हैं किसी एक लाइन में, तो बेसिक नीड्स फर्स्ट, ड्रीम्स लेटर। ठीक है, अगर आपकी बेसिक नीड्स पूरी हो रही हैं तो आपके ड्रीम्स ज़रूर फुलफिल होते हैं। अगली हमारे पास आ जाती है जी कनेक्टिविज़म। कनेक्टिविज़म 21st सेंचुरी की लर्निंग थेरी है। इसके थेरिस्ट कौन है? जॉर्ज और स्टेफन। इनकी डेट ऑफ बर्थ दी गई है और ये टिल डेट अलाइव हैं, मतलब अभी ये अलाइव हैं, तो इसलिए इनकी डेट ऑफ बर्थ डेफिनेटली नहीं दी गई। इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था 2005 में कनेक्टिविज़म का निज़ाम। कनेक्टिविज़म का मानना है कि लर्निंग टेक्स प्लेस थ्रू नेटवर्क्स, इंटरनेट और टेक्नोलॉजी। यानी लर्निंग जो आजकल हमारा एवरीडे प्रोग्रेसिव सोसाइटी है, उसमें जब लर्निंग होती है तो वो हमारी नेटवर्क्स के ज़रिए होती है या इंटरनेट टेक्नोलॉजी के ज़रिए हो रही होती है। यानी अब हमारे पास गूगल है, यूट्यूब है, डिफरेंट फॉरम्स हैं, जैसे हमारे पास मूक्स है या और भी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स है जिस पे थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग कर रहे हैं। तो
वो कहते हैं कि अब जो लर्निंग है वो नेटवर्क्स के थ्रू होती है। टीचर का काम क्या होता है कि आपको नेटवर्क्स देना या आपको ऑथेंटिक वेबसाइट्स, ऑथेंटिक एप्लीकेशंस के बारे में बताना कि जो ट्रस्ट वर्दी हैं, जहाँ से आप डाटा ले सकते हैं, आप मटेरियल ले सकते हैं, जिस मटेरियल पे आप रिलाई कर सकते हैं। कनेक्टिविज्म का मानना ये है कि डिजिटल एज है तो यहाँ पे लर्निंग मेथड्स भी नए ही चाहिए, ठीक है। यानी कि पहले के दौर में अगर आप देखें तो ऑनलाइन लर्निंग मेथड्स नहीं होते थे, लेकिन एज टाइम पासिस ऑन अब ऑनलाइन लर्निंग मेथड बहुत ज़्यादा फैल गया है। स्टूडेंट्स जो हैं वो साथ साथ जॉब कर रहे हैं, साथ साथ अपनी लर्निंग नीड्स को भी फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये किस तरह से पॉसिबल है? कनेक्टिविज्म के जरिए ही पॉसिबल है। डेवलप्ड फॉर द डिजिटल एज, ये कनेक्टिविज्म डिजिटल एज के लिए ही बनाया गया था। दिस थ्योरी स्ट्रेसेस लर्निंग थ्रू डिजिटल नेटवर्क एंड कंटिन्यूस नॉलेज अपडेट्स। वो कहते हैं कि जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है हमारे नॉलेज को अपडेट होने की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो जो भी हमारे पास ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं वो हमेशा हमें अपडेटेड नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, और जो हमारी बुक्स हैं वो एक सर्टन टाइम में लिखी गई होती हैं, उसके बाद उसको अपडेट करने में बहुत ज़्यादा टाइम दरकार होता है, ठीक है। जिस तरह आप देख लें किसी वेबसाइट पे अगर कोई इन्फॉर्मेशन है वो एडिट हो जाती है जब भी आप चाहें। तो जो हमारा कंटिन्यूस इवॉल्विंग या कंटिन्यूस हमारा एक बेहतरी की तरफ हमारा सारा निज़ाम जा रहा है, उसके लिए ज़रूरी है कि हमें अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिले, ठीक है। अगर हम लोग तरक्की करना चाहते हैं तो हमें अपडेट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो ये किस तरह पॉसिबल है? कनेक्टिविज्म के जरिए ही पॉसिबल है। इट वैल्यूज कोलेबोरेशन, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन। ये कोलेबोरेशन को वैल्यू करती है, इन्फॉर्मेशन की एक्सेस को वैल्यू करती है, और टेक्नोलॉजी का इसमें बहुत ज़्यादा अमल दखल होता है। अब जो हमारे पास लास्ट थेरी है एजुकेशनल थेरी, वो है सोशो कल्चरल थेरी। इसके जो थेरिस्ट हैं और उनका लाइफ स्पैन है वो लेव विगोस्टी ने दी थी। सोशो कल्चरल थेरी उसने 1896 में वो पैदा हुआ था, 1934 में वो फोत हो गया था। उसकी की डेट्स जो हैं डेवलप्ड इन 1920s एंड अर्ली 1930s, यानी 1920 और अर्ली 1930s में डेवलप की गई थी। सोशो कल्चरल थेरी ग्लोबली नॉन फ्रॉम 1960s ऑनवर्ड, यानी 1960s के बाद इसको जाना गया था ग्लोबली। सोशो कल्चरल थेरी जो है फोकस ऑन हाउ सोशल इंटरेक्शन एंड कल्चर शेप्स लर्निंग। ये फोकस करती है कि किस तरह से आपका सोशल इंटरेक्शन या फिर आपका कल्चर आपकी लर्निंग को शेप करता है, ठीक है, किस तरह से आपकी लर्निंग को इन्हांस करता है। बिलीव्स चिल्ड्रन लर्न बेस्ट विद हेल्प फ्रॉम मोर नॉलेजेबल पीपल, अडल्ट या पीयर्स। ये बिलीव करते हैं कि बच्चे तब बहुत अच्छा सीखते हैं जब अपने से ज़्यादा नॉलेजेबल बंदे के साथ वो पढ़ रहे होते हैं, कोलैबोरेटिव लर्निंग कर रहे होते हैं या उनसे कुछ सीख रहे होते हैं, जैसे अपने टीचर से, किसी पीयर से, किसी अडल्ट से, अपने पेरेंट्स से, अपनी सोसाइटी से, ठीक है। तो वो बहुत सारे कल्चर्स होते हैं, बहुत सारे नॉर्म्स होते हैं, बहुत सारी वैल्यूज़ होते हैं जो कि उनकी लर्निंग का हिस्सा होते हैं, ठीक है, जिसके ज़रिए उनकी लर्निंग हो रही होती है, जिसके ज़रिए उनके करेक्टर बिल्डिंग हो रही होती है, जिसके ज़रिए उनकी अपनी जो ग्रोथ है वो हो रही होती है। चिल्ड्रन लर्न थ्रू कम्युनिकेशन एंड कोलेबोरेशन। बच्चे कम्युनिकेशन और कोलेबोरेशन के ज़रिए सीखते हैं। सजेस्ट दैट पीपल लर्न बाय वाचिंग अदर। सोशो कल्चरल थेरिस्ट का कहना ये है, यानी लेवी गोस्टी का कहना ये है कि बच्चे तब ज़्यादा सीखते हैं जब वो दूसरों को वो चीज़ करता हुआ देख रहे होते हैं। जैसे आपने ये देखा होगा कि हम अगर बच्चे को कोई चीज़ सिखाते हैं कंटिन्यूसली, अगर हम सिखा रहे हैं, अगर हम उन्हें ये सिखा रहे हैं कि बच्चे प्यार से रहते हैं, मोहब्बत से रहते हैं, लेकिन हम लोग खुद हर वक्त लड़ते रहते हैं, तो बच्चे क्या सीखेंगे? प्यार से रहना या लड़ना? डेफिनेटली लड़ना। अगर हम मुसलसल घर में चीखते रहते हैं तो बच्चे भी चीखना ही सीखेंगे। अगर हम उनको जो भी हम उन्हें दिखाएंगे ना वो वही बनेंगे, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। तो बच्चे क्या करते हैं? दूसरों को ऑब्जर्व करते हैं, उनको वॉच करते हैं, उनसे कम्युनिकेट करते हैं, उनसे कोलैबोरेट करके सीख रहे होते हैं। इट इन्वॉल्व्स मॉडलिंग, इमिटेटिंग एंड इन्फ्लुएंस्ड ऑफ सोशल इंटरेक्शन, मेकिंग इट आइडियल फॉर पीयर कोलैबोरेशन एंड मेंटोरशिप। इसमें जो मेन चीज़ है वो जोन ऑफ प्रॉक्सिमेंटल डेवलपमेंट है, लिवी कॉस्टा ने दी थी। यानी इसके 3 एरियाज़ हैं, 3 इसके हिस्से हैं। पहला एरिया है कैन डू इंडिपेंडेंटली। ये वो एरिया है या ये वो जोन है जो इसमें बच्चा खुद इंडिपेंडेंटली अपना काम कर सकता है, टीचर को चाहिए वो साइड पे होके बैठ जाए। दूसरा है कैन डू इफ़ गाइडेड। इसमें जोन ऑफ प्रॉक्सिमेंटल डेवलपमेंट में टीचर ने सिर्फ उतनी हेल्प करनी होती है जितनी हेल्प की ज़रूरत हो, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम, ठीक है। मतलब टीचर ने बॉस नहीं बनना कि सब कुछ मैं ही तुम्हें बताऊंगी और जैसे जैसे और जो बताऊंगी सिर्फ तुमने वो करना है, नहीं। आपने बच्चे को इंडिपेंडेंट छोड़ देना है। बस जहाँ पे उसको थोड़ी सी गाइडेंस की ज़रूरत है, या वो कुछ पूछना चाहता है, कोई आपसे हिंट लेना चाहता है तो आपने वो हिंट देना है। अगर कुछ पूछना चाहता है, जितना पूछना चाहता है आपने सिर्फ उसको उतना बताना है, खुद से करने नहीं बैठ जाना, ठीक है।
और तीसरा इसका जो हिस्सा है कान डू इवन विद गाइडेंस, कि ये उसके इंटेलिजेंस लेवल से या उसके एज लेवल से ज़्यादा का पार्ट है, तो ये वो कर ही नहीं सकता चाहे आप उसको गाइडेंस दो या जो मर्जी दो। यानी कि अगर आप एक 5th क्लास के बच्चे को अगर आप 12th क्लास का सिलेबस पढ़ा रहे हैं तो वो नहीं कर सकता, आप उसको जितनी मर्जी गाइडेंस दे दो, ठीक है। तो इसके 3 हिस्से हैं, एक वो हिस्सा जिसमें बच्चा इंडिपेंडेंटली कर रहा है, दूसरा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी इसमें उसको गाइडेंस दी जा रही है, सिर्फ उतनी गाइडेंस जितने की ज़रूरत है, और तीसरा वो पार्ट जिसमें वो कर ही नहीं सकता चाहे आप उसको गाइडेंस दो या ना दो, ठीक है। इसके बाद क्या है जी, स्कैफोल्डिंग। जो गाइडेंस है जो आप दे रहे हैं एक जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, वो आपकी बेसिकली स्कैफोल्डिंग ही होती है, यानी थोड़ी बहुत आप जो हेल्प कर रहे हैं दैट इज स्कैफोल्डिंग। तो टास्क आई कैन कंप्लीट इंडिपेंडेंटली, यानी वो टास्क जो मैं खुद से कर सकता हूँ। टास्क आई कैन कंप्लीट विद हेल्प, ये वो टास्क हैं जो कि मैं थोड़ी सी हेल्प के साथ कर रहा हूँ, ठीक है। और जो हेल्प है वो बेसिकली आपकी स्कैफोल्डिंग है। और टास्क आई एम अनएबल टू कंप्लीट, ये वो टास्क हैं जो मैं कर ही नहीं सकता, ठीक है। तो स्कैफोल्डिंग क्या है कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में, यानी एक ऐसे इलाके में, जोन क्या है, एक इलाका है, ठीक है। उस इलाके में जो आप माइनर सी हेल्प दे रहे हो, जो आप हिंट दे रहे हो, जो आप बच्चे को आगे थोड़ा सा आगे बढ़ने के लिए थोड़ी सी हेल्प कर रहे हो, ठीक है, वो आपकी स्कैफोल्डिंग है। यानी आपकी वो मदद जो है वो आपकी स्कैफोल्डिंग है। लेकिन आपको मज़ीद याद रहे कि आपने सिर्फ उतनी हेल्प करनी है जितने की ज़रूरत है, ना ज़्यादा और ना कम। इसमें स्टूडेंट का रोल क्या होता है कि एक्टिवली इंटरेक्ट्स विद टीचर्स एंड पीयर्स, आस्क क्वेश्चन, शेयर आइडियाज़। यानी स्टूडेंट जो है आपने उसको इतना अच्छा माहौल देना है कि वो जो भी आपसे पूछना चाहे वो फ्रीली पूछ सके, बगैर हेजिटेशन के, बगैर किसी फियर के। प्रैक्टिस न्यू आइडियाज़ विदाउट एनी हेजिटेशन और फियर। उसको ये हो कि मैं कोई भी आइडिया प्रैक्टिस कर सकता हूँ, अगर मैं कहीं पे फंस जाऊँगा तो मुझे ये यहाँ से थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाएगी और मैं नया नॉलेज सीख लूँगा, ठीक है। रोल ऑफ टीचर क्या है, एक्ट एज गाइड, प्रोवाइड स्कैफोल्डिंग वन नीडेड, यानी थोड़ी सी उसने मदद देनी है, स्कैफोल्डिंग हल्की सी मदद, ठीक है, उसने मदद देनी है जब ज़रूरत है। इंकरेज ग्रुप वर्क्स एंड सोशल लर्निंग, टीचर ने इंकरेज करना है स्टूडेंट्स को कि वो ग्रुप वर्क करें या फिर वो सोशल लर्निंग करें, क्योंकि बच्चे दूसरे बच्चों से इंटरेक्ट करके ज़्यादा अच्छा सीखते हैं, यानी डिफरेंट सोशल इंटरेक्शन से सीखते हैं या डिफरेंट कल्चरल इंटरेक्शन से सीखते हैं या फिर अपने से ज़्यादा नॉलेजेबल लोगों से सीखते हैं। Thank you so much for listening and do subscribe if you have not yet. Thank you.